चलिए, बहुत बहुत स्वागत है सभी का। हमारी एनवायरनमेंट की ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है, उसमें सेकंड लास्ट बोल सकते हैं, और थर्ड लास्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हमारे आज ऑलमोस्ट हमारा 7th टॉपिक हम कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इससे, इस टॉपिक से, इसलिए इसको पहले लिया है। बीच के हमने 5th टॉपिक और 6th टॉपिक को हम आगे इसके बाद में कवर करेंगे। स्लाइड प्रॉपर दिख रही है ना बड़ा स्क्रीन पर? हेलो मैम। जी मैम आज आपका उपवास है, आप जितना हो सके तो करिएगा, पूरा 1 घंटा, अगर नहीं भी चले तो कोई बात हाँ नहीं हाँ, है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे, मैं देख लूंगी, है ना। थैंक यू, आप इतना सोच रहे हैं उसके लिए। बाकी ये सब ओके है ना? जी ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आज हम, ये हमारे मेन टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारा रहेगा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर हमारा रहेगा थर्ड टॉपिक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कोशिश करेंगे कि ये सब हम कवर करके चलें जितना भी हो जाता है। फिर कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और सोलर एलियंस। यहाँ एक स्पेस आना चाहिए था, लेकिन रह गया है सोलर के बाद में। तो इतनी चीजें, ये तो मैं अभी से बता दे रही हूँ, ये आज हम नहीं कर पाएंगे, ये कल ही करेंगे। इस इतनी चीजें उसके पहले की जो है कोशिश करते हैं जितना हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है इसमें। जो भी अधिनियम जिस भी ईयर में आता है तो उसको हम उसी ईयर के नाम से जानते हैं, उसमें लास्ट में वो ईयर लगा दिया जाता है। तो भारतीय संरक्षण अधिनियम 1986 है ये। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मानव पर्यावरण पर 1972 स्टॉकहोम में आयोजित किया गया मानव पर्यावरण के संबंध में। इसको 1972 में इस पर बात हुई, कहाँ? स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। वहां पर उसके स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के निर्णय को, जो वहां पर डिसीजंस हुए थे, उनको अप्लाई करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, लागू करने के लिए इसको बनाया गया था। परिभाषा के अंग, मतलब परिभाषा में कौन कौन से मुख्य शब्द शामिल किए गए हैं? एक तो वायु, जल, मृदा, मनुष्य, जीव जंतु, वनस्पति जगत और सूक्ष्म जीव एवं प्रकृति के परस्पर संबंध। ये इतनी चीजें जो है, इनके आपस में क्या रिलेशन है एक दूसरे पे हम देखते हैं। हर चीज एक दूसरे पर डिपेंड होती है और एक दूसरे से संबंधित होती है और एक दूसरे को प्रभावित भी करती है। उसके बाद हम इसका विस्तार, मीन्स ये कहाँ से कहाँ तक है, कितने अध्यायों में है और कितने इसके पार्ट्स हैं। तो ये 26 इसके भाग हैं, 26 भागों में बटा हुआ है और 4 अध्यायों तक सीमित है। 4 अध्याय हैं, 26 भाग हैं, पार्ट है, ऐसा याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्या है? शक्ति, मीन्स इसको क्या क्या पावर है, क्या क्या इसके पास में अधिकार है, क्या यह काम कर सकता है। यह पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कोई भी डिसीजन ले सकता है, आवश्यक कदम उठाने की इसको, मतलब किसको? केंद्र सरकार को। क्योंकि भारतीय जहाँ पे लगा हुआ है शब्द, मतलब वो कहाँ की बात होगी? इंडियन गवर्नमेंट की बात होगी। और इंडियन गवर्नमेंट से संबंधित होती है केंद्र सरकार। वहां शब्दों पर ध्यान दीजिए, केंद्र सरकार लिखा आए, भारतीय सरकार लिखा आए, तो वहां पे हम क्या मानेंगे कि कौन सी हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ये राइट है कि वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो जो भी जरूरी
कदम उठाने चाहिए वो सब उठा सकती है, उसको ये पावर है। फिर दंड का प्रावधान, मतलब कि कोई अगर नियमों को उल्लंघन करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, तोड़ता है, जैसे बता दिया कि भाई ये राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर शोर करना मना है, जीव जंतु परेशान हो जाते हैं, या यहाँ पर गंदगी करना मना है, फैलाना मना है, कूड़ा करकट डालना मना है, तो अगर कोई उस नियमों को तोड़ेगा तो उसको सजा दी जाएगी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा, और जेल का भी अगर कहीं कहीं पे कोई प्रावधान रहता है तो कुछ महीनों की सजा भी उनको होती है। ये हमारा इतना ही था, ये इसके मेन मुद्दे हैं, मेन मुख्य बिंदु हैं भारतीय संरक्षण अधिनियम के, इन सभी को ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं NAPCC। जहां पर शॉर्ट फॉर्म मिले वो सारे शॉर्ट फॉर्म और उसका फुल फॉर्म दोनों याद जरूर रखिएगा, कई बार सीधा NAPCC पूछ लिया जाएगा। इसका ईयर क्या है 2008। इसको देखते हैं क्या है इसमें, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना है ये, जो कब आई 2008 में। कार्य योजना मतलब क्या होता है, हम कहीं भी प्लान बनाते हैं, जैसे हम टीचिंग के लिए जाते हैं तो हमको प्लान मिलते हैं, टीचिंग एड हम बनाते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, उसी टाइप से जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो एक प्लान बनाया गया उसको हमने क्या नाम दिया, राष्ट्रीय कार्य योजना 2008। उद्देश्य क्या था इसका, ऑब्जेक्टिव या एम, सतत विकास मार्ग के द्वारा आर्थिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एक साथ हासिल करने का प्रयास करना। अब सतत विकास का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअसली हम डेवलपमेंट तो करें, लेकिन क्या ध्यान रखें हम, पर्यावरणीय लक्ष्यों, जो हम पर्यावरणीय लक्ष्य कौन से हम पढ़ के आए थे ना, 17 हमने लक्ष्य वो पढ़े थे, पहले 8 लक्ष्य पढ़े थे, फिर उसको 17 पढ़े थे। तो कौन से थे वो, मिलेनियम विकास, मिलेनियम डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम पढ़ के आए थे। तो उनको हमको ध्यान में रखते हुए अपना कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट करना है, ऐसा नहीं हम उनकी अवहेलना करें, उनको अनदेखा करके हम आगे बढ़े, उनको ध्यान में रखते हुए हम लगातार विकास करें, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। फिर उपयोगिता, अब किसी भी चीज की, कोई भी चीज हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो वो यूजफुल है या यूजलेस है, ये भी देखना पड़ता है। तो इसकी उपयोगिता, ये जो आया है कार्य योजना, ये यूजफुल है या नहीं, इसको हम देखेंगे कैसे, विकास संबंधी उद्देश्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने के लिए सह लाभ की उपलब्धता कराने वाले उपायों की पहचान करना। उदाहरण से समझ में आ जाएगी ये बात, ये शब्दावली ना समझ में आ रही हो तो यहाँ उदाहरण इसलिए ले लिया है कि आपको समझ में आ जाए क्या बात हो रही है। जैसे हम चाह रहे हैं कि प्रदूषण कम हो, तो हम क्या करेंगे, जो भी ईंधन से चलने वाले वाहन है, कौन से ईंधन से, जैव ईंधन से, जैसे पेट्रोल वगैरह से चलने वाले जो वाहन हैं वो बहुत प्रदूषण फैलाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं बहुत ज्यादा। तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह हम सौर ऊर्जा से संचालित उपकरणों का प्रयोग करेंगे या इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारा वातावरण में प्रदूषण नहीं होगा, हमारा डेवलपमेंट भी हो रहा है, हम नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा हमारा कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट भी हो रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है, इसी की कुछ और चीजें हैं आगे की, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन में आ सकता है कि कितने इस राष्ट्रीय जो मिशन है, मतलब जो प्लान था उसके अंतर्गत कौन कौन से मिशन शामिल है या नहीं है, ये 8 आपको याद रखना पड़ेंगे। पहला क्या है, राष्ट्रीय सौर मिशन, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन, मतलब दोनों नाम याद रखने हैं इसके, इसको राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहते हैं और इसी को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन। अच्छा, मिशन शब्द यहाँ पर क्यों लिया गया है, मिशन शब्द जैसे होता है ना कि कारगिल मिशन, कोई भी हमने एक प्लान बनाया, एक हम ऑब्जेक्टिव या एम लेके चल रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड हम एक के बाद एक स्टेप्स उठाते हैं, पूरा हम हमारी आरंभ से लेके अंत तक की एक योजना होती है पूरी, कि हम ऐसे ऐसे इस पे काम करेंगे। उस
पूरी योजना को विधिवत रूप से समय से एक टाइम पीरियड डिसाइड रहता है कि इसमें हमको करना है। एक टारगेट को अचीव करने के लिए जो पूरा काम किया जा रहा है वो हम उसको लेके चल रहे हैं, तो उसी को मिशन कहा जाता है। तो ये कुछ टारगेट दे दिए गए हैं छोटे छोटे कि इनको हमको प्राप्त करना है, इसलिए यहाँ पे हर एक के आगे मिशन शब्द लगा दिया है। फिर अगला क्या है इसमें, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, और अगला है राष्ट्रीय जल मिशन। फिर है हिमालयी पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु राष्ट्रीय मिशन। हिमालयी पारितंत्र मतलब वहाँ जो पहाड़ी बर्फीले पहाड़ हैं, वहाँ का एक अलग इकोसिस्टम है, वहाँ के हिसाब से जो ठंडे वातावरण में जो जीव रह सकते हैं उनको क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उनके हिसाब से कंफर्टेबल कंडीशंस नहीं बची हैं, तो उनका जो एटमॉस्फेयर है नेचुरल वहां का वो बना रहे, उसके लिए काम करना इसके अंतर्गत आएगा। फिर राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, फिर उसके बाद आएगा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन। अच्छा, ये जो राष्ट्रीय हरित भारत मिशन है इसके अंतर्गत अभी हमने देखा पिछले कुछ सालों में नेशनल ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया, जो उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूरब से लेके पश्चिम तक कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा वृक्षारोपण की बात, हरियाली को महत्व कि ज्यादा से ज्यादा जो है हरियाली रहे और बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहे। फिर राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि की हम सतत विकास को ध्यान में रखते हुए अपने उन 17 लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कृषि को हम उन्नत बनाएं कि हमको पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हम अपनी कृषि को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए ये मिशन। फिर राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन, मतलब एक स्ट्रेटेजी बनाना जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज के लिए एक स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। इसका नाम पूरा क्या है, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन रणनीतिक ज्ञान मिशन। आपका पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि राष्ट्रीय जो NAPCC है, मतलब जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसमें कितने मिशन है, तो 8, ये याद रखना। पहला क्वेश्चन तो यही हो गया 8। दूसरा क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि इनमें से कौन से सम्मिलित हैं, तो फिर वो आपको कोड के माध्यम से या कूट की सहायता से उत्तर देने को आ जाएगा कि ये दो केवल 1 और 2 हैं, जैसे कल हमने योग दर्शन में देखे थे 1 और 2 हैं, 1 2 3 है, इस टाइप से पूछ लेंगे कि कोई 1 2 3 इसमें से 2 3 पूछ लिए, या पूछ लिया इनमें से कौन सा नहीं है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो 2 3 टाइप से इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हमारे एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट, टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय समझौते या प्रयास। किसके लिए, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं या बायोडाइवर्सिटी को जो नुकसान पहुंच रहा है, खतरा पैदा हो गया है, उन सब से मुक्ति पाने के लिए, उन सब से बचाव के लिए हमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पर साथ में आकर क्या क्या काम किए हमने, क्या एग्रीमेंट्स किए, क्या क्या एफर्ट्स किए, उससे रिलेटेड ये कुछ प्रयास हैं, कुछ समझौते हैं, इनको हम देखेंगे एक के बाद एक। तो पहला क्या है, हमारा आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, इसका स्वरूप की अगर हम बात करें तो कैसा है, यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। संधि में क्या होता है, कुछ देश या 2 देश, मोर देन 1 कंट्री क्या करती है, आपस में मिलके, कि जैसे जल संधि होती है, मतलब पानी की संधि, कोई नदी ऐसी है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में बहती है कुछ नदियां कॉमनली, सिंधु नदी जल विवाद हमेशा चलता रहता है, उसमें क्या होता है कि आपके इधर अगर ज्यादा है उसकी मात्रा और हमारे इधर कम है जल की मात्रा, तो हम क्या करेंगे कि कुछ हम एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि चलो बांध बनाना है, तो ये नदी जितनी ज्यादा आपके इधर है उतना परसेंट, 60% अगर आपके इधर है तो 60% लाभ आपको मिलेगा उस बांध का,
और अगर 40% हमारे यहाँ है तो हमको मिलेगा। इसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे हम, आप हमारे यहाँ पे दखल नहीं दोगे, हम आपके यहाँ पे दखल नहीं देंगे। कुछ ऐसे साइन कर लिए जाते हैं संधियों पर, मतलब विवाद की स्थिति से, लड़ाई झगड़ों की स्थिति से बचने के लिए संधियां की जाती है कि ना आप हमको परेशान करो ना हम आपको परेशान करें। लेकिन ये मामला क्या है, एनवायरमेंट का मामला है, और इसमें सभी लोग, कौन लोग आए हैं कि जो जागरूक हैं पर्यावरण के बारे में, उसकी चिंता करने वाले हैं। तो ऐसे लोग आकर क्या संधि करते हैं कि अगर आपके यहाँ से किसी चीज का, किसी प्रदूषक का बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रहा है तो आपको उसको कम करना पड़ेगा। ये संधि ठीक है, मान लिया लोगों ने हस्ताक्षर कर दिए, अब उस संधि का अगर आप उल्लंघन करते हैं तो कुछ उसके लिए भी प्रावधान रहते हैं। फिर उद्देश्य क्या है इसका, ओजोन परत क्षरण हेतु, मेन आप तो ऐसे ही याद, ये अभी मैंने क्योंकि ज्यादा मटेरियल हमको कवर करना था, पूरा टॉपिक कवर करना था, इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लिखा है। लेकिन आपको क्या करना है, फिर वो टेबल जैसे पहली क्लास में पढ़ने टेबल बनाई थी, पिछले अगर वीडियो भी आप देख सकते हैं उसके लिए कि कैसे हमको टेबल बना के करना है। टेबल बनाएंगे, उसमें हम सामने ऐसे में चीजों को रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रखेंगे, यहाँ पे पेरिस समझौता अगर रखना है तो वो रख लेंगे, उसके बाद जो है क्योटो प्रोटोकॉल है उसको रख लेंगे। उनके यहाँ पे फिर सब हेडिंग डाल देंगे। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ये डाला हुआ है स्वरूप, तो स्वरूप डाल दिया, उद्देश्य डाल दिया, और कब उसको स्वीकार किया गया, प्रभावी किस डेट से हुआ। ऐसे हम कुछ कॉलम रोज बना लेंगे इन कॉलम्स में, तो आपको आसानी रहेगी। एक ही जगह पे आपको सारी चीजें जब नजर आएंगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपका इधर का उधर हौच पोच नहीं होगा। तो ये मेन इसमें क्या आ जाएगा, हमको उद्देश्य जब हम इसका देखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य है, ओजोन परत संरक्षण, ये आप सही जोड़ी में भी याद रख सकते हैं बना के। और यहाँ इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है, ओजोन 16 सितंबर को इसको स्वीकार किया गया, और इसीलिए आपने सुना होगा कि 16 सितंबर को जो है क्या मनाया जाता है हमारा, किसी को पता है क्या मनाते हैं, माइक ऑन करके बताइए। नहीं पता है, चलिए ओजोन दिवस के रूप में, ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है 16 सितंबर, याद रख लीजिएगा इसको, ये क्वेश्चन आ सकता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, इसीलिए ओजोन परत का क्षरण जो हो रहा है उसके जो जिम्मेदार पदार्थ है उनमें कमी लाने के लिए, जागरूकता लाने के उद्देश्य से ये 16 सितंबर को अंगीकृत किया गया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल स्वीकार किया गया था, इसलिए इस डेट को मनाया जाता है, इस डे को मनाया जाता है। ठीक है, फिर ये काम जरूर करिएगा, मैं बोलती हूँ अभी मेरे पास चूंकि समय का बहुत अभाव है, इसलिए, नहीं तो लास्ट टाइम पे मैंने बहुत अच्छे से सारी टेबल्स कवर कर करके ऐड करी थी, अभी भी कुछ आपको मिल जाएगी, लेकिन जो नहीं हो पाया थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी अगर एग्जाम में सफलता चाहिए अच्छे लेवल की। फिर प्रभावी कब हुआ, ये प्रभावी रूप से लागू कब हुआ, 1 जनवरी 1989 को, ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। मुख्य भूमिका क्या है इसकी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएन यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम में इसकी मुख्य भूमिका है। अब इसके कुछ मेन पॉइंट हम देख लेते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उत्सर्जन के आधार पर एक बाध्यकारी समझौता है, मतलब उत्सर्जन के आधार पर, जैसे जो उत्सर्जन, किस चीज का उत्सर्जन, काय से ओजोन लेयर में क्षरण होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अपने प्रदूषण वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन से, सीएफसी से, इनसे क्या होता है, क्षरण हो रहा है। तो इन पदार्थों का जो उत्सर्जन ज्यादा कर रही है जो कंट्री, उसको इस समझौते को मानना अनिवार्य है, बाध्यकारी है, नहीं तो उसके खिलाफ यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कार्यवाही कर सकता है, कुछ भी। फिर मूल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, क्यों मूल कहा है इसको, यहाँ पे शुरुआत इसकी यहाँ से हुई थी, लेकिन इसको प्रभावी रूप से लागू कब किया गया था, 89 में किया गया था, इसलिए पहले वाला जो है उसको हमने क्या कह दिया, मूल कह दिया। ठीक है, के तहत विकसित देशों को 2000 तक
2000 यहाँ पे सन 2000 है, 2000 तक, है ना, सन 2000 तक क्या करना है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग एवं उत्पादन पूरी तरह से प्रतिबंधित करने को कहा गया है। कब तक का दिया गया था ये, 2000 तक का। विकासशील देशों को, मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप्ड है जो, उनको 2000 तक का, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी कर रहे हैं, विकसित देशों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 2010 तक का टाइम दे दिया, और 10 साल का एक्स्ट्रा उनको टाइम दे दिया कि आप CFC के उत्पादन एवं उपयोग को बंद करने का पूरा प्रयास करें। क्यों? क्योंकि भाई उनके पास उतना दूसरे वैकल्पिक सोर्स नहीं है, उतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो खर्च करके दूसरी टेक्नोलॉजी का यूज करके और इसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, इसलिए उनको और 10 साल का टाइम दे दिया। फिर इसके बाद उन विकासशील देशों को छूट दी गई जिनका वार्षिक उत्सर्जन कितना है, 0.3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। मीन्स एक व्यक्ति जो है एक साल में कितना क्या कर रहा है, उत्पादन कर रहा है या वातावरण में छोड़ रहा है, 0.3 किलोग्राम छोड़ रहा है। तो उन देशों को भी छूट दी गई। फिर मतलब ये उनके हिसाब से नॉमिनेट बहुत ही नाम मात्र का है, इसको गिनती में नहीं आता, यानी कहते ना कि आटे में नमक के जैसा है, पता ही नहीं चल रहा है, बहुत कम मात्रा में, इसलिए इनको भी छूट दे दी उससे। फिर ये आपको, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा, जो 0.3 है ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर अन्य संशोधन इसी के, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में कोई भी काम पहली बार आता है तो उसमें और सुधार धीरे धीरे होते हैं ना, कि हमने अभी इसमें ये काम किया था लेकिन इसमें हमको ये कमियां लग रही हैं, तो हम या ये चीजें इसकी लागू ही नहीं हो पाई, तो हम उसमें फिर उसके संशोधन लेकर आते हैं। तो ऐसे ही इसके संशोधन भी याद रखना है। लंदन में हुआ था 1990 में, कोपेनहेगन में हुआ था 1992 में, अमेरिका एवं कनाडा आदि देशों द्वारा प्रस्तावित HFC संशोधन भी इसमें आते हैं। फिर ये HFC क्या है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए HFC लिखा हुआ है। फिर 2010 से इस प्रोटोकॉल का एजेंडा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन को धीरे धीरे बाहर करने पर केंद्रित हो गया है। मतलब पहले कहाँ तक था, हम कहाँ किस पे थे, CFC के ऊपर हम चल रहे थे कि CFC को कम करना है। अब कहाँ किस चीज को कर लिया है, CFC के आगे एक H और जोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि आजकल ऑलमोस्ट चीजों में हाइड्रोजन भी रहता है, हाइड्रोकार्बन वाली चीजें ज्यादा रहती है। हाइड्रोकार्बन किस में रहता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है उसमें भी रहता है, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों जिसमें है उन चीजों में। वैसे वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन को प्रतिबंधित करने की बात, या उसको बाहर, कहाँ से बाहर, अपने दिनचर्या से बाहर, अपने पर्यावरण से बाहर करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अन्य बिंदु। अच्छा, और एक और चीज है, ये 27वां MOP यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ हुआ, दुबई में हुआ 2015 में। HFCS दुबई पाथवे को अपनाया गया, इसमें HFCS दुबई पाथवे को अपनाया गया। ये यही है हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स, इस पाथवे को इसमें अपनाया गया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत सदी के अंत तक HFCS की कमी से क्या होगा, वैश्विक तापमान में 0.5 की कमी आएगी, जो ओजोन क्षरण में सहायक होगी। यानी इससे हमें इनडायरेक्टली एक क्वेश्चन क्या मिल रहा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वह एक कारण है ओजोन क्षरण का। अगर ओजोन क्षरण की कारण पूछे जाएंगे फैक्ट में, तो उसमें एक कारण ऐसा भी दे सकते हैं कि जो वैश्विक तापमान है या ग्लोबल वार्मिंग है उसके कारण से भी ओजोन का क्षरण हो रहा है, CFC की वजह से ओजोन का क्षरण हो रहा है। ऐसे 2-3 उसमें आपको दिखेंगे, तो आपको उसमें से कूट की सहायता से फिर बताना पड़ेगा, हाँ
पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा भी सही है, या पहला सिर्फ दो फैक्ट भी देकर पूछ सकते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कथन एक सही है, कथन एक और दो सही है। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट पेपर में बहुत ज्यादा आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे वाले फैक्ट कथन वाले क्वेश्चन, जो स्टेटमेंट क्वेश्चन उसको बोलते हैं। एक कथन दे देंगे, दूसरा स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, दोनों स्टेटमेंट सही है, केवल स्टेटमेंट एक करेक्ट है। ऐसे वाले जहां क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसी गहराई से पूछे जाते हैं। आपको यहाँ हमने डायरेक्टली नहीं लिखा है, नहीं दिख रहा है कि ओजोन क्षरण का कारण एक वैश्विक तापमान है, लेकिन हमको जो हमने यहाँ इबारत पढ़ी है उससे समझ में आ रहा है, हमने उसमें से एक सार निकाल लिया। ठीक है, ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब हमारा आता है जैव विविधता संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्या है ये? दो टाइप से, ये मतलब क्यों करने की जरूरत पड़ रही है संरक्षण? क्योंकि हमने ऊपर देख के आए हैं, पढ़ के आए हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषण, नाना टाइप के, नाना प्रकार के पोल्यूशंस और पोल्यूटेंट्स और वेस्ट मटेरियल, हमने बहुत ही मतलब हृदय विदारक फोटोज देखे। तो वहां से हमको समझ में आता है कि उन हमारे क्रियाकलापों की वजह से बहुत सारी जो प्रजातियां हैं, जैव विविधता का मतलब होता है डिफरेंट स्पीसीज, बहुत अलग अलग तरह के जीव जंतु। हमें लगता है कीड़े मकोड़े क्या काम के हैं, मर भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम अगर बहुत चिंतनशील हैं तो हमें पता है, हम विचार करते हैं, देखते हैं, अगर हम ऑब्जर्वेशन स्किल हमारी अगर बहुत अच्छी है तो हम ये देख पाते हैं कि हर जीव का कुछ ना कुछ काम है, प्रकृति में योगदान है, प्रकृति को सुचारू रूप से संचालित करने में। अगर एक भी जीव की उसका जीवन या उसका पूरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है किसी भी प्रजाति का, तो जैव संतुलन की जो प्रकृति का संतुलन है वो डगमग हो जाता है, हिलने लगता है। जैसे छोटे मोटे कीट जो होते हैं, हमने देखा है कि फूल और पेड़ पौधे हम सभी ने देखे, हमने ये तो देखा है कि सूरज की रोशनी आती है पौधों की पत्तियों पर, यहाँ से CO2 वो ले लेते हैं, हमारे द्वारा छोड़ी गई O2 उनके अंदर जो रहती है उसको लेकर, और वो क्या कर, सॉरी O2 रहती नहीं है, पानी लिया मिट्टी में से और क्लोरोफिल जो पत्तियों में रहता है, ऐसे करके उन्होंने क्या कर लिया, अपना भोजन बना लिया। लेकिन हमको ये नहीं पता है, ये भोजन बनने के बाद में जब अगली प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, हमारे खाने के लिए जो ये पत्तियां थोड़ी हम खाएंगे, पत्तियों में भोजन बना है, लेकिन वो भोजन बनने के बाद हमारे खाने वाली स्थिति में कैसे आएगा, इन पत्तियों के आगे की कहानी है फल। वो फल लगेंगे तो फल कैसे बनेंगे, फूल बनेंगे पहले पत्तियों में से, कुछ कलियां और फूल वाली स्थिति आएगी। वो कैसे आएगी कि उन फूलों पर जो कीट पतंगे हैं वो आकर, जैसे हम इंसानों में देखते हैं कि मेल और फीमेल, जब ये दोनों जरूरी हैं प्रकृति को आगे बढ़ाने के लिए, नई जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ऐसा ही सेम टू सेम पेड़ पौधों में भी होता है। नर पौधे होते हैं और मादा पौधे होते हैं। जब नर पौधे का जो जीवन को आगे बढ़ाने वाला तत्व है वो मादा पौधे के पास पहुंचता है, तभी फल लगते हैं, फलों में बीज आते हैं, ऐसे क्रम चलता है इस वनस्पति जगत का। लेकिन अगर और ये कैसे होता है, ये कीटों के माध्यम से ही होता है। कीट एक पौधे पर, नर पौधे पर बैठे, वहां से इनके पैरों में जो कीट होते हैं, ऐसे इनके कुदरत ने, ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था करी है कि जो जिस पौधे पर, जिस फूल पर, पुष्प पर बैठे हैं, ये नर पुष्प पर बैठे हैं, तो वहां उसके जो परागण होते हैं, जो जेनेटाइल मटेरियल होता है, वो इनके पंजों में, पैरों में चिपक जाता है। अब वो चिपका हुआ लेकर ये दूसरे वाले फीमेल वाले पुष्प पर पहुंच जाते हैं, उसके जेनाइटल पार्ट पर बैठ जाते हैं और वहां पर इनके पैरों से वो छूट जाते हैं। तब जाके फिर
प्रोसेस आगे बढ़ती है और फिर वो फल में चेंज हो जाता है, फल से किस में चेंज हो जाता है, उसके अंदर बीज भी पनप जाते हैं और वो हमारे खाने वाली हमारा भोजन बनता है उसके बाद में। तो कितना महत्वपूर्ण है एक ये वाली प्रजाति, छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीट पतंगे होते हैं, वो भी इतने महत्वपूर्ण है। अगर वो ना हो तो हम भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ये चक्र, ये साइकिल आगे नहीं बढ़ेगी। तो हम हमारे जो क्रियाकलाप है उनकी वजह से क्या हो रहा है, अभी हमने जैसे एक बार डिस्कस किया था कि तितलियों की संख्या हमने देखी एकदम से बहुत रेयर हो गई है, हमारे आंखों से ओझल हो गई। हमें कभी कभार यदा कदा कोई कीट पतंगे हमको ऐसे दिखाई देते हैं। तो वो क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से कंडीशन नहीं बनी, जिस परिस्थिति में वो जीवित रह सकते वो परिस्थितियां समाप्त हो गई। उन परिस्थितियों को वापस जो हो गए समाप्त वो तो ठीक है, कम से कम जो बचे हैं और हमको नजर आ रहे हैं कि ये समाप्त हो सकते हैं, तो उनको बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है? संरक्षण, सुरक्षा प्रदान करना पड़ रहा है। रक्षण शब्द लगा हुआ है ना, संरक्षण यहाँ पे इसलिए जुड़ा हुआ है शब्द कि जैसे वो शब्द याद कीजिए आप, हमने बताए थे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। कहीं भी जहां हमको फोर्सफुली पालन करवाने वाली बात आती है तो हमको वो, और जहां एक आशा की जाती है, वो दो चीजें हो जाती हैं, अपेक्षा की जाती है, वहां वो एग्जाम्पल बहुत अच्छे होते हैं समझने के लिए। तो यहाँ संरक्षण वर्ड इसीलिए लगा है कि यहाँ जो भी आपको बताया जाएगा उसका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है, कानून है, ये हमारे संविधान की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर आपको संरक्षण हमने बता दिया है कि ये इन चीजों को हमको, ये नियम है इनके लिए, ये कायदे कानून आपके लिए बना दिए गए हैं, इनका उल्लंघन आप करेंगे तो आप पे ये कार्यवाही होगी। तो क्या क्या हो रहा है, इनको दो भागों में मुख्य रूप से बांट दिया है। दो भागों में मुख्य रूप से बांटा, पहला है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है बाह्य स्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण का मतलब होता है जो जहां रह रहा है, मान लो चिड़िया का घोंसला है, उसमें चिड़िया के अंडे हैं, बच्चे हैं उसमें, और वो बढ़िया वहीं घुसे, तो स्वस्थान मतलब उसका जो वहां स्थान है, वहां कोई उसको जाकर नुकसान ना पहुंचाए, इस बात का ध्यान रखना। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने समझाने की दृष्टि से बताया। स्वस्थाने का ये एक छोटा सा अर्थ बताया, लेकिन स्वस्थाने का बृहद अर्थ क्या है? जो जिस स्थान पर रहते हैं, मतलब कोई ठंडे प्रदेश हो जैसे हिमालय वाले अपन ने बात करी, कोई उष्ण प्रदेश, कटिबंधीय प्रदेश में, जो मतलब भूमध्य रेखा के पास में, जो जैसे हम हैं, हम, हमारा देश कैसा है? भारत देश ऐसा है, ना बहुत अधिक ठंडाई वाला है ना बहुत अधिक गर्मी वाला है, एक समताप कह सकते हैं हम, उष्ण कटिबंधीय में आता है। फिर भी कि यहाँ की जलवायु अलग है, यहाँ हम थोड़ा 50 डिग्री सी तक का भी टेम्परेचर कहीं कहीं पे हो जाता है, तो हम उसको एक हिसाब से सहन करने लगे हैं। और ठंड में कभी कभी हमने देखते हैं कि -4 डिग्री तक भी चला जाता है, तो हम उसको भी झेल लेते हैं। ऐसा हमारा शरीर इस हिसाब से बना हुआ है, कंफर्ट है। तो जो जिस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से है, उनको वहीं पे संरक्षित, जैसे हिमालय की जो भी क्या है प्रजातियां हैं, उनको वहीं पे सुरक्षा प्रदान करना, ये हो गया स्वस्थानीय। जो जहां है उसको वहीं पे संरक्षण देना, कंजर्वेशन देना। बाह्य स्थान में क्या आ जाता है कि अब इसको ऐसे समझिए, अभी हम देख रहे हैं कि युद्ध चल रहे हैं, दो बड़े बड़े राष्ट्रों के बीच में, बड़ी बड़ी एक आबादियों के बीच में महायुद्ध चल रहे हैं। क्या होता है अभी युद्ध में? प्रदूषण कितना भयंकर हो रहा है, मिसाइलें चल रही हैं, परमाणु बम चल रहे हैं। तो वहां के जो पेड़ पौधे पक्षी हैं, क्या होगा? नुकसान हो रहा है। वो अपना मतलब अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उनमें इतनी शक्ति नहीं है, पावर नहीं है, तो क्या होगा? खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे। तो वो पूरी तरह से नष्ट ना हो जाए, इसके लिए क्या करते हैं हम? उनके बीज, उनके जीन ले जाकर दूसरी जगह पर सुरक्षित कर लेते हैं, या किसी जीव जंतु को ही हमने स्थानांतरित कर दिया। जैसे एमपी में हम बहुत देखते हैं कि दूसरी जगह से लाकर यहाँ पर
बाघों को, चीतों को लाकर यहाँ पर उनके फेवरेबल कंडीशन में लाकर छोड़ रहे हैं, ताकि उनकी संख्या बढ़ाई जा सके। वो जो कगार पर विलुप्ति की कगार पर यानी खत्म होने की कंडीशन में पहुंच गए हैं, तो उनको हम बचाए रख सके, उनको बनाकर रख सके, उनकी स्पीसीज को तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आ जाता है हमारा बाह्य स्थानीय संरक्षण में। अब इसके लिए दोनों तरह के क्या क्या उपाय किए गए हैं। स्थानीय में हो जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क जो होते हैं, सारे इसमें आ जाएंगे। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, नेशनल मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं वो इसमें आ जाएंगी। फिर जैव मंडल आगार होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। और उसके बाद आ जाएगा समुदाय एवं संरक्षण आगार या समुदाय उपवन। समुदाय मतलब कम्युनिटी, जो कुछ एक जैसे, जैसे मानव समुदाय हो गया या एक जैसे परिवार। कल हम देख रहे थे यूकेलिप्टस के इतने सारे एक साथ पेड़ लगे थे, जो एक जैसी चीजें हैं उनको एक जैसी जगह पे, जैसे हम कई जगह देखते हैं कुछ विशेष नाम से पार्क बन जाते हैं, जैसे भोपाल में है स्नेक पार्क है भोपाल में, तो वहां पर सर्प उद्यान कहते हैं उसको। वहां पर सर्पों को ही रखा जाएगा। अब सर्प तो एक हो गया, कैसी जातिवाचक संज्ञा हो गई, हर प्रकार के सर्प उसमें आ जाएंगे। लेकिन सर्प जितने भी प्रकार के इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, कोई कोबरा होता है, कोई कौन कौन से होते हैं, विषैले बहुत ज्यादा होते हैं, एक तक्षक होता है, ऐसे उन सब को वहां पे अगर रख रहे हैं तो वो क्या हो गया, समुदाय हो गया। किसका? सर्पों का समुदाय हो गया। ऐसे समुदाय के लिए भी बनाए गए। और फिर पवित्र उपवन मतलब जहां पर स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा जाएगा, उसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएंगे। फिर बाह्य स्थान में क्या किया जाता है, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स जितने होते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। जू इसमें आ जाएंगे। डीएनए स्तर पर संरक्षण मतलब जीन को जो संरक्षण कर लेते हैं लैब में, वो भी इसमें आ जाएगा। फिर जीन पूल, ये इसी का ही है, जीन पूल सेंटर, जीन बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन। आजकल तो मानव के भी जीन रख लेते हैं। जिन लोगों को, जैसे एक्टर लोग बहुत ऐसा करते हैं, जिनको अर्ली एज में मैरिज नहीं करनी रहती, वो क्या करते हैं, क्योंकि प्रकृति का तो कुछ सीमाएं हैं कि भाई आप इस एज तक आप रिप्रोडक्शन का काम कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो वो उसके लिए अपने जीन्स को, अपने क्या कहना चाहिए, एम्ब्रियोज को कंजर्वेटिव करवा के रख देते हैं लैब में। जब उनको लगता है कि अब हमको हमारा परिवार आगे बढ़ाना है तो उनका यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये चीज वनस्पति के लिए भी है, बॉटनिकल रीजन के लिए भी है। ये सब चीज यहाँ पे इन लोगों पर भी लागू होती है। और जो जीव जंतु दूसरे हैं मनुष्य के अलावा, उनके लिए भी ये सब काम किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेते हैं। क्या होता है राष्ट्रीय उद्यान में? इनमें किसी भी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है। अधिवास और वास, क्या अंतर है इस शब्द में? अधिवास यहाँ इसलिए लिखा गया है, हम वास तो क्या होता है, परमानेंट होता है, जो जहाँ रह रहा है वो मतलब हाँ हम यहाँ रह रहे हैं। परमानेंट में भी कहीं किराए के मकान में आप रह रहे हैं, आपका परमानेंट एड्रेस अलग होता है, उस चीज को अलग अलग नहीं लेके चलेंगे। अगर हम रेंट पर भी रह रहे हैं तो हम लंबे समय तक तो रहते हैं, पता है कि हम यहाँ कर रहे हैं, रेंट के रूम चेंज होते रहते हैं, हमारे बदलते रहते हैं, लेकिन एरिया नहीं चेंज होता है। लेकिन यहाँ अधिवास का मतलब क्या है, टेम्परेरी व्यवस्था ऐसी कि कहीं हम तीर्थ यात्रा करने के लिए गए हैं मान लीजिए, तो वहां हम क्या करते हैं, हम जाकर रहते हैं कुछ समय। तो या तो हम होटल अरेंज करते हैं, लॉज अरेंज करते हैं, या कुछ लोग कैंप लगाते हैं। तो वो अपना ऐसे व्यवस्था करके जाते हैं कि कैंप वाली पूरी वो अपना खुद का तंबू लगा लेते हैं कैंप लगा के, और वहां पर रहते हैं। तो वो जो कुछ समय के लिए किसी विशेष उद्देश्य के लिए जा रहे हैं, उसको बोला जाता है अधिवास। वहां हम जा रहे हैं तो उस चीज पर पूरी तरह से प्रतिबंध है कि आप जाके वहां ऐसे कुछ भी कि थोड़े दिन मौज मस्ती करने हम चले गए वहीं रहेंगे, वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और आप कुछ काम से भी ऐसे नहीं जा सकते बिना उसके, कोई अनुमति ही नहीं है उसकी।
कोई भी आप ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे नहीं कर सकते, क्योंकि मानव जहां भी जाएगा ये तय है कि जिस दिन जाएगा उसके अगले क्षण से वो वहां पे कूड़े का ढेर लगाना शुरू कर देगा। क्या काम नहीं करेगा वो, खाएगा पिएगा तो कुछ ना कुछ साथ में लेके जाएगा, और जो भी लेके जाएगा, अगर सब्जी भाजी भी लेके जाएगा उनके छिलके। और मानव आजकल का इतना असभ्य होता जा रहा है कि मतलब उसको ये नहीं लगता है कि मैं व्यवस्थित तरीके से भाई उसका फिर निपटान करूं कूड़े का। जहां मर्जी हुई वहां उसने बोतल फेंक दी, पानी के थैले फेंक दी, पानी की बोतलें फेंक दी, रैपर फेंक दिए, वो सब। तो ये आजकल जहां पे भी तीर्थ स्थान पे जाओ, पर्यटन स्थल पे जाओ, ये सारी चीजें बहुत दिखती हैं। अब धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, ये नियम कानून जो बन गए हैं इनकी वजह से उनका पालन कराया जा रहा है, तो थोड़ा सा फिर हम वापस सुधार की स्थिति में आ रहे हैं। अगला इसमें क्या है प्रावधान कि जानवरों को चराने या जंगली उत्पादनों को इकट्ठा करने की भी इसमें कोई परमिशन नहीं है। ये अंतर याद रखना, आप टेबल बना लेना इसकी भी, राष्ट्रीय उद्यान की, सेंचुरीज की भी, कि किसमें किस चीज की परमिशन है और नहीं है। ये कंफ्यूजन है और क्वेश्चन आ सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों का संगठन विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? जैसे अभी हमने वो पढ़ा था कि प्रवासी, जैसे अभी युद्ध चल रहा है वहां पे, अब वहां पर तो क्या है, बहुत भयावह स्थिति है, तो कुछ जो जागरूक होते हैं वो ले आते हैं दूसरे जीव जंतुओं को और यहाँ पे शरण दे देते हैं। जैसे इंसान भी बहुत सारे शरणार्थी हमारे यहाँ पर आके और बस जाते हैं। ऐसे ही जीव जंतु जिनको खुद समझ में आ गए, जो एक विशेष मौसम में आकर चेंज कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए दूसरे स्थल पर जाते हैं, वापस फिर अपने स्थल पर आ जाते हैं, उड़ के जाते हैं, उड़ के आ जाते हैं पक्षी लोग या दूसरे जीव जंतु चल के चले जाते हैं जंगलों में। तो उन्हें अगर याद है या ईश्वर ने उनको प्रेरणा दे दी है तो वो खुद से आ जाएंगे। नहीं तो जो ऐसे होते हैं जैव विविधता के जागरूक लोग जो होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वो उनको ऐसे दूसरे स्थानों में सुरक्षित संरक्षित कर देते हैं। यहाँ पर यही अर्थ है इस लाइन का। तो राष्ट्रीय उद्यानों को इसके लिए, इस उद्देश्य के लिए गठित करके उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या होता है, क्या इसमें उन्होंने नियम बनाए हैं? पशु चारण की अनुमति होती है, थोड़ी सी उन्होंने छूट दे दी है कि आप अपने चौपायों को चरा सकते हैं, मतलब उनको उनके भोजन की व्यवस्था आप कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, और कुछ अपवादों को छोड़कर आवास की अनुमति नहीं। मतलब कुछ अपवाद अब क्या है, कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं, जनजातियां हम पढ़ते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वो क्या होते हैं भाई, उनका तो स्टार्टिंग से वन में ही निवास है। जैसे हमने पढ़ा था रामायण जी में, देखा निषाद, राज, गुह्य, ये लोग कहाँ रहते थे, वन में ही रहते थे ये तो। अब उनको उनके वहां से नहीं हटाएंगे, और फिर ये क्या करते हैं, उनका आजीविका का साधन भी सब होता है, क्योंकि वो वही चीजें जानते हैं, जड़ी बूटियों का उत्पादन जानते हैं, उनका पूरा टोटल वन के ऊपर ही डिपेंड रहती है उनका पूरा जीवन। तो उनको छोड़कर हम आप सोचे कि हम जाके वहां रहे तो हमको अनुमति नहीं मिलेगी। फिर वन्य जीव अभ्यारण्य में पर्यटन की अनुमति होती है, आप घूमने सैर सपाटा करने जा सकते हैं, सफारियां चलती हैं, उसमें बैठकर आप जा सकते हैं, जीव जंतुओं को देख सकते हैं, लेकिन उनको परेशान नहीं करना है। वन्य जीव अभ्यारण्यों का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति संरक्षण आधारित क्षेत्र होते हैं। अब देखिए दोनों में अंतर समझ में आएगा आपको। ये क्या होते हैं, राष्ट्रीय उद्यान किस लिए होते हैं? विशेष प्रकार की शरण स्थली के रूप में शरण देने के लिए होते हैं। कहीं से कोई विशेष रूप से किसी का संरक्षण करना है, बिल्कुल खत्म की कगार पे लग रहा है, और यहाँ पे विशिष्ट प्रजाति का संरक्षण, कोई एक प्रजाति ले ली इन्होंने। जैसे अब मुझे एमपी का ज्यादा नॉलेज है, इसलिए मैं एमपी का एग्जांपल दे देती हूँ कि एमपी में है सैलाना वन्य जीव अभ्यारण्य।
वहां पे सैलाना पक्षी को रखा गया है सुरक्षित करने के लिए, उनकी संख्या में वृद्धि करने के लिए, विलुप्ति से उनको, जो विलुप्ति की कगार पे पूरा समाप्त होने की बाउंड्री पे वो पहुंच गए हैं, उससे उनको बचाने के लिए सैलाना है। और एक धार में है एक वन्य जीव अभ्यारण्य। ऐसे करके जो जिस विशेष स्पीसीज को बचाने के लिए रखे, जिनका यूज किया जाता है, जिनको बनाया जाता है, वो वन्य जीव की कैटेगरी में आते हैं। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है, इसी के और भी कुछ पॉइंट्स हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों की घोषणा कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। सरकार, राज्य सरकार केवल आदेश निर्देश देकर कर सकती है, जबकि सीमा में परिवर्तन के लिए राज्य विधानमंडल को एक संकल्प पारित करना होता है। अभी क्या चीज है भाई, एक सबसे पहला तो ये देखो, आदेश दिया है तो निर्देश की क्या जरूरत है। आदेश और निर्देश में क्या अंतर होता है? आदेश और निर्देश में बहुत छोटा सा अंतर होता है। आदेश हो गया, मैंने आपसे कह दिया कल टेबल बनाकर आना है, ये हो गया आदेश। अब मैं आपको उस टेबल को बनाने का तरीका भी बताऊंगी कि आपको कल टेबल बनाना है और ऐसे बनाना है, ऐसे आप उसको कॉलम लेंगे, ऐसे आप ये करेंगे, मतलब प्रोसेस भी जहां साथ में ऐड कर दी जाए वो निर्देश हो जाता है, डायरेक्शन। क्लियर है? ये होता है ऑर्डर और ये होता है डायरेक्शन। इंग्लिश वर्ड दोनों के अलग हैं और इसकी क्या अंतर है कि जिसमें हम साथ साथ विधि भी बता दे, प्रक्रिया बता दे कैसे करना है, तो वही आदेश जो है निर्देश में हमारा चेंज हो जाता है। तो कौन करता है? राज्य सरकार जो है घोषणा के द्वारा कोई भी आदेश या निर्देश दे सकती है। जबकि सीमा के परिवर्तन के लिए, यानी आपको बाउंड्री अपनी एक्सटेंड करनी है या घटानी है या बढ़ानी, कुछ भी करना है, तो आप अकेले राज्य नहीं कर सकता कुछ भी, उसमें राज्य विधानमंडल क्या होता है? जैसे संसद होती है, संसद के कितने अंग होते हैं, कोई बताएंगे? पता भी चल जाएगा कि सिर्फ प्रवचन नहीं चल रहे हैं, क्लास चल रही है। हाँ, तीन अंग होते हैं। ओ, कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऐसा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसी प्रकार से जो है राज्य के भी 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, सॉरी, कार्यपालिका होती है उसकी, कौन सी? विधानसभा। और उसकी एक होती है विधान परिषद। दो चीजें तो ये हो गई, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों मिलके क्या बनाती हैं? और एक न्यायपालिका भी होती है, तीनों मिलके क्या बनाती है? विधान मंडल। राज्य में विधानमंडल कहलाता है। जहां विधानसभा शब्द लगा है मतलब राज्य की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है। तो राज्य सरकार की बात करें तो केवल क्या होगा? विधानसभा में केवल पारित कर दिया, कुछ भी लाए हम उसको पारित करा लिया हमने। लेकिन जो अगर बाउंड्री की बात आएगी तो उसमें हमको विधान परिषद की अनुमति लेना पड़ेगी, विधान परिषद भी वहां पे काम करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक और चीज इसमें क्या रह गई है, एक अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित किया जा सकता है, पर राष्ट्रीय उद्यान को अभ्यारण्य घोषित नहीं किया जा सकता। क्यों? इसको तो बहुत सरल समझना। राष्ट्रीय अभ्यारण्य क्या है? एक छोटी कंसेप्ट है। राष्ट्रीय उद्यान जो है एक ब्रॉड कंसेप्ट है। तो बड़ी चीज को छोटा में नहीं बदलेंगे, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जी मैम। ओके, एक दो चीज और बची है इसकी, ये कंप्लीट ही कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्योटो प्रोटोकॉल कल करेंगे। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र या जैव मंडल आधार जो हमने पढ़ा था, इसमें क्या होता है? इसके बाहरी क्षेत्र में मानवों को बसने और परंपरागत कार्यों को करने की अनुमति होती है। मीन्स हम जो भी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, जो भी यानी कि सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, उसके बाहरी क्षेत्र में हम रह सकते हैं, तो वही क्या कहलाता है? जैव मंडल आधार। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि जहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क के अंदर ही पेड़ पौधे हैं या जीव जंतु हैं वो वहीं रहेंगे, उसके बाहर नहीं है तो जहाँ हम रहते हैं हमारे आसपास भी सारे जीव जंतु हैं, सारे लोग हैं,
तो इसलिए उनको इंक्लूड करके हम रह रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोल दिया गया है, जैव मंडल आगार। नेक्स्ट क्या है, जैव विविधता संरक्षण से संबंधित प्रमुख कानून। तो इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तो सही जोड़ी में याद रखना है, और इनका अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यही आप टाइप कीजिएगा या माइक में बोल दीजिएगा गूगल अंकल को, तो वो आपको इसकी डिटेल बता देंगे। लेकिन डिटेल आपको विकिपीडिया से नहीं पढ़ना है, डिटेल के लिए आप कुछ रिसर्च पेपर पढ़िएगा, आपको जहां मिलेगा ये कुछ समझ में आ जाता है कि ये ऑथेंटिक व्यक्ति है और ऑथेंटिक बात बता रहा है, उसको जाके आप पढ़ेंगे, हर कुछ नहीं पढ़ेंगे, विकिपीडिया से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो ये इतनी चीजों को आप टाइप कर करके, और बहुत घुसना नहीं है इनमें, सिर्फ क्या है ये, इनका उद्देश्य क्या है, एक हर चीज का मोटो होता है ना बनाने का, सिर्फ उतनी लाइन आपको, जैसे मैं लिख देती हूँ ना आपको पढ़ाने के लिए कि भाई इसका ये उद्देश्य था, तो वैसे ही आपको बस उसका वो उद्देश्य समझ लेना है, और ज्यादा इसमें नहीं जाना है डिटेल में, वैसे तो इतना ही पर्याप्त है। फिर इसके बाद में जैव विविधता संरक्षण से प्रमुख कानून, संबंधित प्रमुख कानून कौन से हैं? अच्छा, ये राष्ट्रीय स्तर के थे और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के हैं, तो इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हमारा जाता है क्योटो प्रोटोकॉल, ये हम कल करेंगे, ठीक है। कल और परसों में हम पूरा अपना एनवायरनमेंट खत्म कर लेंगे, भले ही थोड़ा हमको ज्यादा बैठना पड़े, मंजूर है ना, थोड़ी ज्यादा क्लास, क्योंकि बहुत लंबा खींचने का कोई अर्थ नहीं है।